हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इसके हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमने इसके अंदर पढ़ लिया था कि किस तरह से जो न्यूट्रिशनल केयर होती है उसमें कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ है वो कंसिस्ट की जाती है। इसमें जो 4 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं: असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग न्यूट्रिशन इंटरवेंशन एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशनल केयर आउटकम्स। ये यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस इज अप्लाइड टू इंडिविजुअल और ग्रुप इन एनी सेटिंग फ्रॉम हेल्दी पर्सन्स हु आर क्लाइंट ऑफ फिटनेस वेलनेस सेंटर्स प्रोग्राम्स, pregnant women, elderly persons, persons being treated for illness in private physicians' clinics, to hospitalized patients, regardless of whether they are in municipal, government, charitable और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। यानी कि ये जो न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस है जिसके 4 स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं, ये जो 4 स्टेप्स है ये हम कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम किसी इंडिविजुअल पर्सन पर अप्लाई कर सकते हैं, हम ग्रुप ऑफ पीपल पर अप्लाई कर सकते हैं, हम उन लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं जो जो फिट हैं और फिट होना चाहते हैं। हम किसी वेलनेस सेंटर पर अप्लाई कर सकते हैं, हम प्रेग्नेंट वीमेन पर ये 4 स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं, एल्डरली पर्सन पर कर सकते हैं। ऐसे पर्सन्स जिनको जो इल हैं या जिनको किसी तरह की कोई डिजीज है, जिनको कोई प्राइवेट फिजिशियन ट्रीट कर रहा है, उन पर हम कर सकते हैं। या जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है उन पर भी ये प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ किसी भी तरह का हॉस्पिटल, चाहे वो म्यूनिसिपल का हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या चैरिटेबल या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनमें जो भी पेशेंट है उन पर भी हम ये जो प्रोसेस है इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस है जिसके हमने स्टेप्स पढ़े थे, ये जो न्यूट्रिशनल केयर प्रोसेस है ये हम किसी भी तरह के पर्सन पर अप्लाई कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर या ग्रुप ऑफ पीपल पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स इनेबल द प्रोफेशनल टू, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है: प्लान डाइट अप्रोप्रिएटली टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल। यानी कि हम जो एक डाइटिशियन होता है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन की जो स्टडी होती है उसके अंदर मतलब किस तरह से जो एक प्रोफेशनल है वो काम करता है या किस तरह से वो वर्क करता है। तो प्लान डाइट अप्रोप्रिएटली यानी कि डाइट को प्लान करना, अप्रोप्रिएट डाइट प्लान करना टू मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल। यानी कि हमारी हर एक लाइफ स्टेज पर के लिए जितनी हमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान करना। नेक्स्ट, मॉडिफाई डाइट्स इन वेरियस डिजीज कंडीशन, यानी कि अलग अलग डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग डाइट को मॉडिफाई करना, कीपिंग इन माइंड द फिजिकल स्टेट, ऑक्यूपेशन, कल्चरल, एथनिक एंड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, द ट्रीटमेंट रेजिमेन एंड द इंडिविजुअल्स लाइक एंड डिसलाइक। और जब किसी भी डिजीज कंडीशन के टाइम डाइट को मॉडिफाई करते हैं तब उसको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए, जैसे कि उस पर्टिकुलर पर्सन की फिजिकल स्टेट क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसकी एथनिक्स, उसकी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, और इसके साथ ही साथ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइक और डिसलाइक कैसी है। इनके अकॉर्डिंग ही डाइट को मॉडिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट है प्लान डाइट्स फॉर एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन, फॉर इंडिविजुअल्स इन स्पेशल सिचुएशंस सच एज न्यूट्रिशन इन स्पेस, persons वर्किंग इन सबमेरीन्स, डिफेंस पर्सोनल, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और जो डाइट प्लान की जाती है वो किस किस के लिए की जा सकती है, यानी कि एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए, फॉर इंडिविजुअल इन ए स्पेशल सिचुएशन, यानी कि किसी स्पेशल सिचुएशन में किसी इंडिविजुअल के लिए डाइट प्लान की जा सकती है, जैसे कि न्यूट्रिशन इन स्पेस, स्पेस के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन देना है तो वो डाइट प्लान की जा सकती है। पर्सन्स वर्किंग इन सबमेरीन, सबमेरीन कंडीशन में जो पर्सन्स काम कर रहे हैं उनकी डाइट किस तरह से देनी है, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। डिफेंस पर्सोनल, और जो डिफेंस पर्सोनल है उनकी डाइट, और इंडस्ट्रियल वर्कर है उनकी डाइट, यानी कि डाइट प्लान किस किस की जा सकती है, यानी कि चाहे वो किसी भी फील्ड का इंसान हो सबके लिए डाइट प्लान जो है वो की जा सकती है।
नेक्स्ट है प्रमोट हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड टू द हॉस्पिटल और इन आउट पेशेंट क्लिनिक्स एज वेल एज इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। और इसके साथ ही साथ पेशेंट और इसके साथ ही साथ प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है या जो आउटडोर पेशेंट है उनको उनकी हेल्थ को प्रमोट करना और उनको वेलबींग प्रोवाइड करना, इसका काम भी किया जा सकता है या किया जाता है डाइटिशियन के द्वारा। नेक्स्ट है मैनेज फूड सर्विस इन ए वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेटिंग सच एज ओल्ड एज होम, स्कूल्स, ऑर्फेनेज एट्सेट्रा। इसके अलावा जो फूड सर्विस मैनेजमेंट है उसको मैनेज करना, चाहे वो ओल्ड एज होम हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे ऑर्फनेज हो, उन सब में जो फूड सर्विस है उसको मैनेज करना। हेल्प पेशेंट्स विद chronic disease such as diabetes and heart disease in management to prevent complication and improve quality of life। इसके साथ ही साथ जो पेशेंट जो क्रोनिक डिजीज़ से जूझ रहे जो पेशेंट है जिससे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, तो उनके लिए उनकी हेल्प करना, उनके लिए उनकी डाइट प्लान करना और इसके साथ ही साथ उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट है प्रमोट बेटर हेल्थ इन द कम्युनिटी एंड बेटर एफिकेसी ऑफ सर्विस इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिशमेंट इन टर्म्स ऑफ बेटर पेशेंट केयर मैनेजमेंट, होलिस्टिक केयर एंड कंट्रीब्यूट टू बेटर सर्वाइवल एंड रिकवरी। और इसके साथ ही साथ प्रमोट करना बेटर हेल्थ इन कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी की बेटर हेल्थ को प्रमोट करना एंड बेटर एफिकेसी ऑफ सर्विस इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, यानी कि जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है उनकी बेटर एफिकेसी को प्रमोट करना। इसके अलावा बेटर पेशेंट केयर मैनेजमेंट, यानी कि जो पेशेंट है उनकी केयर किस तरह से करनी है उसको और बेटर करना। होलिस्टिक केयर करना, होलिस्टिक का मतलब कि सब तरफ से यानी कि एक तरह से सर्वांगीण जो है वो हम कह सकते हैं उनकी जो न्यूट्रिशनल ओवरऑल न्यूट्रिशन केयर है वो करना। एंड कंट्रीब्यूट टू बेटर सर्वाइवल एंड रिकवरी, और किस में कंट्रीब्यूट करना कि वो बेटर सर्वाइव कर सके और जल्दी से रिकवर हो सके, कौन, पेशेंट। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड न्यूट्रिएंट नीड। और जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, तो ऑब्टेनिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन हेल्थ, डाइट, पर्सनल एंड मेडिकेशन हिस्ट्रीज, यानी कि जब भी हम किसी पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस जानेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है वो क्यों किया जाता है, तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट जो है वो किसी भी पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस जानने के लिए किया जाता है। इसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, इसमें हम करते हैं ऑब्टेनिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन हेल्थ, यानी कि हम क्या ऑब्टेन करते हैं, हम क्या लेते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं किसी पर्टिकुलर पेशेंट की हेल्थ की, उसकी डाइट की, उसके पर्सनल की, उसके मेडिकेशन हिस्ट्री की। नेक्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, बात आती है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होता क्या है, तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट हाइट, वेट, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, अपर आर्म सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, ये सारी चीज़ों का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। यानी कि एज के अकॉर्डिंग कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कितना मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, आपके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट है रिलेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑन लेबोरेटरी एंड फिजिकल मेजरमेंट विद द अबव एंड द फिजिशियंस डायग्नोसिस। और इसके अलावा जो है इंफॉर्मेशन जो लेबोरेटरी और फिजिकल मेजरमेंट के द्वारा जो इंफॉर्मेशन ली जाती है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी जो फिजिशियन के डायग्नोस से होती है। यानी कि फिजिशियन जब डायग्नोस करता है किसी भी डिजीज़ का तो उसके जो सैंपल है वो लेबोरेटरी में चेक होते हैं और उसके बाद में उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक आती है। तो जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है उसमें ये भी इन्वॉल्व है, यानी कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट में एक तो क्या इन्वॉल्व है कि जो पर्सन है उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी डाइट कैसी है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है। फिर हम क्या करेंगे, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी लेबोरेटरी टेस्ट है वो करेंगे, जैसे जैसे अपन ये कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है या हीमोग्लोबिन कितना है या मतलब क्रिएटिनिन का लेवल कितना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो लेबोरेटरी में चेक होती है जो कि फिजिशियन के डायग्नोस पर होती है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग all the above to identify potential nutritional deficiencies and risk of future deficiencies।
और इसके अलावा हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। और ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्यूचर में कौन सी डेफिशिएंसी होने की रिस्क है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसमें किसी भी तरह की कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन वो बॉर्डर लाइन पर है। इन फ्यूचर अगर उसने ध्यान नहीं रखा है तो किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व की जाती है, किसके अंदर, न्यूट्रिशनल असेसमेंट के अंदर। तो आपके क्वेश्चन अगर इस तरह से छोटा क्वेश्चन आएगा कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या है, इसमें क्या किया जाता है, तो आपको इसका आंसर ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इट मस्ट बी बोर्न इन माइंड दैट फिजिशियन आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल द पेशेंट्स मेडिकल नीड्स आर मेट। और इसके साथ ही साथ जो फिजिशियन होता है, जो फिजिशियन होता है वो क्या करता है, अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल द पेशेंट मेडिकल नीड्स आर मेट, कि जो पेशेंट है उसकी जो मेडिकल नीड है वो फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फिजिशियन। क्योंकि फिजिशियन क्या करता है, जैसे आप फिजिशियन के पास जाते हो, वो डायग्नोस करता है, वो आपको देखता है, वो बताता है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, वो आपको मेडिसिन लिख करके देता है। यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको जो मेडिकल नीड है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है किसी पेशेंट की। Based on the doctor's diagnosis of the disease condition and the nutritional assessment done, the dietitian prescribes the diet, ensures provisions of food in the hospital according to the diet restriction, and provides dietary counseling to the patient. जबकि जो डॉक्टर है वो तो डॉक्टर ने डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद में डॉक्टर ने क्या कर दिया, उसको मेडिकल जो मेडिसिन्स है वो प्रोवाइड करवा दी पेशेंट को। लेकिन डॉक्टर के डायग्नोस के आधार पर जो भी डिजीज कंडीशन है उसमें न्यूट्रिशनल जो असेसमेंट किया जाता है, उस दौरान डाइटिशियन उस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या करवाएगा, डाइट प्रेस्क्राइब करवाएगा, डाइट प्रोवाइड करवाएगा, और इंश्योर प्रोविजन ऑफ फूड इन द हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू द डाइट रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोवाइड डाइटरी काउंसलिंग। और हॉस्पिटल ने जो डाइट रेस्ट्रिक्ट करी है वो और जो डाइट उसको लेनी है, तो उसकी जो डाइटरी काउंसलिंग है पेशेंट की वो कौन करेगा, वो डाइटिशियन करेगा। क्योंकि जो फिजिशियन है वो तो सिर्फ जो मेडिसिन है वो देने का काम करेगा। डॉक्टर ने डायग्नोस कर दिया, डायग्नोस के बाद में जो भी डिजीज है उस डिजीज के अकॉर्डिंग जो फूड देने का काम है, जो फूड प्रिस्क्राइब करने का काम है, वो कौन करेगा, डाइटिशियन करेगा। कौन सा फूड रेस्ट्रिक्ट करना है और क्यों करना है, इसकी काउंसलिंग भी कौन करेगा, डाइटिशियन करेगा। नेक्स्ट है, for the implementation of the diet prescription, the physician relies on the dietitian और मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट। और इसीलिए जो डाइट प्रिस्क्रिप्शन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही जो डाइटिशियन और मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट है उनको रखा जाता है, या उनका रोल जो है वो किसके अंदर होता है, डाइट प्रिस्क्रिप्शन है उसके लिए ही उनका रोल होता है। टुडे द फील्ड ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन हैज इवॉल्व ऑन इनटू ए practice that is increasingly incorporated into mainstream medical treatment, and the dietitian forms an integral part of the medical team। और आज के टाइम में अगर हम बात करें क्लिनिकल न्यूट्रिशन के फील्ड की, तो यहाँ पर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसके साथ ही साथ जो डाइटिशियन है उसको भी एक मेडिकल टीम का इंटीग्रल पार्ट जो है वो माना गया है। यानी कि जो डाइटिशियन है वो भी आज के टाइम में जो मेडिकल टीम है उसका एक अहम हिस्सा है। क्योंकि सिर्फ मेडिसिन से ही कोई पेशेंट पूरी तरह से सही नहीं होता है, उसको सही होने के लिए डाइटरी ट्रीटमेंट भी चाहिए। तो डाइटरी ट्रीटमेंट देने के लिए ही डाइटिशियन को रखा जाता है। द डाइटिशियन हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द पेशेंट रिसीव्स अप्रोप्रिएट डाइट एंड ऑप्टिमल न्यूट्रिशन केयर। After assessing the nutritional status of the patients, analyzing nutrient need, and developing the nutrition care plan by administering suitable regimen to a patient who are hospitalized or counseling those in the outpatient department। यानी कि जो डाइटिशियन होता है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्वेश्चन आ सकता है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाइटिशियन, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है डाइटिशियन की, फॉर इंश्योरिंग दैट द पेशेंट रिसीव अप्रोप्रिएट डाइट, कि जो पेशेंट है वो अप्रोप्रिएट डाइट उसको मिल रही है। दूसरा, ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल केयर, कि उसकी न्यूट्रिशनल केयर है वो ऑप्टिमम हो रही है या नहीं हो रही है। तीसरा, आफ्टर असेसिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, एनालाइजिंग न्यूट्रिएंट नीड, जब पेशेंट का हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस कर लिया है उसके बाद में उसकी न्यूट्रिएंट नीड जो है उसको एनालाइज करना।
इसके अलावा डेवलपिंग द न्यूट्रिशन केयर प्लान बाय एडमिनिस्ट्रिंग सूटेबल रेजिमेन ऑफ पेशेंट हु आर हॉस्पिटलाइज्ड और काउंसलिंग दोज इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और इसके साथ ही साथ और क्या करना, जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है उनके लिए न्यूट्रिशन केयर प्लान तैयार करना और उनकी काउंसलिंग करना, और जो आउट पेशेंट है उनके लिए भी सेम यही चीज़ फॉलो करना। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाइटिशियन, तो आपको क्या लिखना है कि डाइटिशियन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो पेशेंट है उसकी उसको प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट डाइट है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, पहला काम। दूसरा, उसकी जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल केयर हो रही है या नहीं हो रही है, दूसरा काम। तीसरा काम, जब हमने किसी पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस को एसेस कर लिया, हमें पता चल गया कि इस पेशेंट का ये न्यूट्रिशनल स्टेटस है, अब उसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट की नीड है उसको एनालाइज करने का काम भी कौन करेगा, डाइटिशियन करेगा। थर्ड काम क्या करेगा, जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है या जो आउटडोर पेशेंट है उनको जो उनकी जो डाइट से रिलेटेड जो काउंसलिंग है वो करने का काम भी कौन करेगा, वो भी डाइटिशियन करेगा। और उनके लिए न्यूट्रिशन केयर प्लान भी कौन तैयार करेगा, डाइटिशियन करेगा। नेक्स्ट है, बोथ नॉर्मल एंड थेरापेटिक डाइट्स आर प्लान्ड टू मेंटेन और रिस्टोर गुड न्यूट्रिशन इन द इंडिविजुअल। जो नॉर्मल डाइट है और जो थेरापेटिक डाइट है, दोनों की ही जो प्लानिंग होती है वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की गुड न्यूट्रिशन के लिए सही होती है। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहे, उसके लिए जो नॉर्मल डाइट और जो थेरापेटिक डाइट है वो दोनों ही प्लान की जाती है। बात ये है कि नॉर्मल डाइट जैसे अपन नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, विदाउट डिजीज होते हैं, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन के हम डाइट ले रहे हैं, वो हमारी नॉर्मल डाइट है जो हम घरों में लेते हैं। लेकिन मान लो किसी भी पर्सन को किसी भी कारणवश कोई स्पेसिफिक डिजीज हो गई है, उस डिजीज के अकॉर्डिंग वो अगर डाइट ले रहा है, मान लो किसी को डायबिटीज हो गया है, तो डायबिटीज़ वाले को मीठा नहीं लेना है, या इस तरह की जो प्रिस्क्रिप्शन उसको दिया जाता है, तो ये वाली डाइट कौन सी होगी, वो थेरापेटिक डाइट होगी। दिस इज डन बाय द मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापिस्ट। और ये काम कौन करता है, जो नॉर्मल और थेरापेटिक डाइट प्लान करने का काम कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापिस्ट के द्वारा या फिर डाइटिशियन के द्वारा किया जाता है। इनटू अकाउंट द फूड पैटर्न एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, डायग्नोसिस द ऑफ डिजीज एंड प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर, द हेल्थ स्टेटस एंड फिजिकल कंडीशन इंक्लूड एबिलिटी टू ईट, चू, स्वेलो, digest and absorb the food eaten, feeling of hunger, physical activity and lifestyle, dietary and other supplements consumed, cultural और ethnic practices and religious beliefs। और होता क्या है कि जो डाइटिशियन होता है जब वो डाइट प्लान करेगा तो उसको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, वो फूड पैटर्न को ध्यान में रखेगा, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनटेक को ध्यान में रखेगा कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी में खाना खा रहा है, कितने टाइप्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को कौन सा ले रहा है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज और उसकी डिजीज का डायग्नोसिस रिपोर्ट वो देखेगा, और प्रेस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर, डॉक्टर ने उसको क्या प्रेस्क्राइब किया है कि कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी है, ये चीज़ भी कंसिडर कौन करेगा, डाइटिशियन करेगा। इसके अलावा जो हेल्थ स्टेटस है और जो फिजिकल कंडीशन है, जैसे कि जो पेशेंट है उसको मान लो आपने सॉलिड डाइट उसके लिए प्लान कर दी, लेकिन वो तो चबा ही नहीं पा रहा है, तो क्या वो सॉलिड डाइट ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो हमें ये देखना है कि जो पेशेंट है उसकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, वो खाना खा पा रहा है, वो उसको चबा पा रहा है, वो उसको स्वेलो कर पा रहा है, डाइजेस्ट कर पा रहा है, एब्जॉर्ब कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही उसकी डाइट प्लान जो है वो की जाती है। फीलिंग ऑफ हंगर, उस पेशेंट की फीलिंग ऑफ हंगर कैसी है, फिजिकल एक्टिविटी उसकी कैसी है, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसकी डाइटरी पैटर्न कैसा है, किस तरह के सप्लीमेंट्स वो कंज्यूम करता है या नहीं करता है, कल्चरल और एथनिक प्रैक्टिसेज उसकी कैसी है, रिलीजियस बिलीफ कैसा है। मान लो कोई एक वेजिटेरियन पर्सन है, उस वेजिटेरियन पर्सन को अगर आप एग या मीट खाना बता दोगे तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। तो डाइट प्लान करते टाइम ये सारी जो चीज़ें हैं इनको कंसिडर करने का काम कौन करता है, डाइटिशियन करता है। Let us get acquainted with some basic terms used by clinical nutritionists and dietitians। कुछ बेसिक टर्म्स है जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा काम में ली जाती है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डाइट। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डाइट की, तो टाइप्स ऑफ डाइट कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। एनी न्यूट्रिशनल केयर प्लान इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग फॉर एडिकेट इनटेक ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट वाइस एविस द रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन एज, सेक्स, फिजियोलॉजिकल स्टेट, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है
कि जो न्यूट्रिशनल केयर प्लान किया जाता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट किस पर बेस होती है, एज पर, सेक्स पर, फिजियोलॉजिकल स्टेट पर, ऑक्यूपेशन पर और हेल्थ स्टेटस पर। यानी कि जब हम किसी भी पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल केयर प्लान तैयार कर रहे हैं तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान में रखेंगे, उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेट कैसी है, उसका ऑक्यूपेशन कैसा है और उसकी हेल्थ स्टेटस कैसा है। नेक्स्ट है डाइट। दो तरह की होती है, एक होती है स्टैंडर्ड डाइट जिसको हम नॉर्मल डाइट और रेगुलर डाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइट जिसको हम नॉर्मल और रेगुलर डाइट भी कहते हैं, और दूसरी होती है मॉडिफाइड डाइट। ठीक है। अब जो नॉर्मल और स्टैंडर्ड डाइट है वो कौन सी होती है, इस नॉर्मल, स्टैंडर्ड और रेगुलर डाइट इज वन दैट इंक्लूड ऑल ग्रुप्स ऑफ फूड्स एंड मीट्स the needs of healthy individuals. However, in the hospital, a regular diet would be low in fried fatty food, sweet, spices and condiments. यानी कि जो स्टैंडर्ड और नॉर्मल डाइट वो डाइट होती है जो हॉस्पिटल में या जो हम रेगुलर घरों में लेते हैं, जो एक हेल्दी पर्सन की सारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो और जो सारे फूड ग्रुप है वो भी उसमें शामिल हो। यानी कि एक बैलेंस डाइट हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हम 11वीं क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट क्या होती है, ऐसी डाइट जिसके अंदर क्या इंक्लूड हो, 5 फूड ग्रुप, 5 फूड ग्रुप। जो 5 फूड ग्रुप है जिस डाइट के अंदर इंक्लूड होते हैं एक अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में, जिससे हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरे दिन की फुलफिल हो रही है, ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड और नॉर्मल डाइट कौन सी होती है जिसके अंदर ऑल फूड ग्रुप शामिल होते हैं और एक हेल्दी इंडिविजुअल की जो नीड है उस वो पूरी होती है। और यहाँ पर ये जो डाइट है ये हॉस्पिटल में एक रेगुलर डाइट के रूप में दी जाती है, जो कि जिसके अंदर फ्राइड फैटी फूड नहीं होता है, जिसके अंदर स्वीट्स, स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स जो है वो भी लो अमाउंट में होते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाइड डाइट। अगर हम बात करें मॉडिफाइड डाइट की, तो मॉडिफाइड डाइट्स आर दोज दैट आर एडजस्टेड टू मीट द मेडिकल नीड्स ऑफ ए पेशेंट। यानी कि ये डाइट कौन सी होती है जो पेशेंट की मेडिकल नीड को पूरा करती है। मान लो किसी के हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो हाई बीपी का जो पेशेंट है उसको ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं खाना है, उसको तला भुना खाना नहीं खाना है, उसको ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है, उसको नमक कम खाना है। तो ये इस टाइप की जो डाइट हम किसी पेशेंट को देंगे जो उसकी मेडिकल नीड को पूरा करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, मॉडिफाइड डाइट कहेंगे। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, मान लो तुम्हें डिफाइन करने के लिए बोला जाए कि मॉडिफाइड डाइट क्या होती है, तो तुम्हें क्या लिखना है कि मॉडिफाइड डाइट आर दोज देट आर एडजस्टेड टू मीट द मेडिकल नीड ऑफ पेशेंट। किसी भी पेशेंट की मेडिकल नीड को फुलफिल करने वाली डाइट क्या कहलाती है, मॉडिफाइड डाइट कहलाती है। विच में इन्वॉल्व वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, कोई एक चीज़ या इनमें से ज़्यादा। यानी कि जो मॉडिफाइड डाइट होती है वो क्या होती है, चेंज इन कंसिस्टेंसी एंड द टेक्सचर। यानी कि जो मॉडिफाइड डाइट है उसमें हम उसकी कंसिस्टेंसी को, उसके टेक्सचर को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम उसको सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं, फ्लूइड डाइट दे सकते हैं, हम उसको सेमी सॉलिड या सॉलिड डाइट दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उस पेशेंट की कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट है एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द एनर्जी इनटेक। पेशेंट की एनर्जी इनटेक जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन। यानी कि अगर कोई पेशेंट लो बॉडी वेट है, यानी कि जिसका वेट जितना होना चाहिए उससे कम है, तो उसको हम हाई एनर्जी डाइट देंगे। अगर कोई मोटापे का शिकार है, कोई ओबेसिटी का शिकार पेशेंट है, तो उसको हम लो एनर्जी डाइट देंगे। नेक्स्ट है इंक्लूड ग्रेटर और लेसर अमाउंट ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट। हम क्या कर सकते हैं, हम जो एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट जो है उनको हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। यानी कि फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन प्रोटीन इनटेक इन केस ऑफ सर्जरी। यानी कि सर्जरी का अगर केस हो तो हम प्रोटीन उसको ज़्यादा देंगे, क्योंकि आफ्टर सर्जरी, क्योंकि सर्जरी के दौरान काफ़ी जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो उन टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन चाहिए होता है। तो इसलिए हम आफ्टर सर्जरी जो है प्रोटीन रिच डाइट देते हैं। लोअर प्रोटीन इनटेक इन केस ऑफ किडनी फेलियर। जबकि अगर किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है तो हम लोअर जो प्रोटीन डाइट है वो हम देते हैं, क्योंकि किडनी जो है अगर हम हाई प्रोटीन डाइट देंगे तो किडनी को और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ऑलरेडी किडनी फेलियर है तो फिर वो चीज़ जो है वो सही नहीं रहेगी पेशेंट के लिए।
नेक्स्ट है हाई और लो इन फाइबर। हम हाई फाइबर डाइट भी दे सकते हैं, लो फाइबर भी डाइट भी दे सकते हैं, यानी कि पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। जैसे हाई फाइबर डाइट हम किन को देंगे, ऐसे पेशेंट को देंगे जिनके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। और लो फाइबर डाइट हम किन को देंगे, ऐसे पेशेंट को देंगे जिनके डायरिया की प्रॉब्लम है, उनको हम लो फाइबर डाइट देंगे, ताकि जो पेशेंट है उसको बार बार वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लोअर फैट इंटेक, हम लोअर फैट इंटेक किसको देंगे, जो पेशेंट ऑलरेडी ओबेसिटी का शिकार है, या हाइपरटेंशन का मरीज है, या हर डिजीज़ जिसको हो रखी है, उसको हम लोअर फैट डाइट देंगे। रेस्ट्रिक्शन इन सोडियम इंटेक, जो हाई बीपी का पेशेंट है उसको हम सोडियम इंटेक कम देंगे, यानी कि उसको हम सोडियम इंटेक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, कम देंगे। रेस्ट्रिक्शन इन फ्लूइड इंटेक, अगर किसी के मतलब सोडियम पोटेशियम इम्बेलेंस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम फ्लूइड इंटेक कम कर देंगे। किडनी की प्रॉब्लम में हम फ्लूइड इंटेक कम कर देंगे। इसके अलावा रेस्ट्रिक्टेड इंटेक ऑफ सर्टेन फूड्स एज दीज मे बी रिच इन नॉन न्यूट्रिटिव डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि स्पिनच है, बिकॉज स्पिनच इज रिच इन ऑक्जेलेट, क्योंकि स्पिनच जो है उसमें ऑक्जेलेट कंटेंट होता है, जो ऑक्जेलेट है वो नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है। तो हम कई बार मतलब ऐसी कोई डिजीज कंडीशन होती है जिसमें हम स्पिनच जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जो ऑक्जेलेट है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हम जो कोई भी न्यूट्रिएंट है, कोई पर्टिकुलर एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट है, उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड। नेक्स्ट है चेंज इन द नंबर ऑफ मील और मॉडिफिकेशन इन इंटरवल ऑफ फीडिंग और स्पेशल प्लान फॉर पेशेंट व्हेन रूट ऑफ फीडिंग इज ऑल्टर। और हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ मील्स, मील्स का नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, वो दिन में 2 बार खाना खा रहा है, तो हम उस और उससे उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके जो नंबर ऑफ़ मील्स है उसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ़ मील्स को हम बढ़ा और घटा सकते हैं पेशेंट के उसकी नीड के अकॉर्डिंग। और हम जो इंटरवल है एक खाने का दूसरे खाने के, मतलब एक जो मील है उसके बाद में जो दूसरा मील लेते हैं, उसका जो इंटरवल है उसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे प्लान के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है या पेशेंट की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन कंसिस्टेंसी। इसके अंदर क्या आएगा कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन पेशेंट में बी एडवाइज लिक्विड, सॉफ्ट और रेगुलर डाइट। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको एडवाइस किया जाता है कि उसको लिक्विड डाइट लेनी है, सॉफ्ट डाइट लेनी है, या फिर रेगुलर डाइट लेनी है। जो लिक्विड डाइट है, लिक्विड डाइट्स आर प्राइमरली फ्लूइड इन कंसिस्टेंसी एट रूम टेम्परेचर। यानी कि लिक्विड डाइट क्या होती है, जो कि रूम टेम्परेचर पर क्या रहती है, उसकी कंसिस्टेंसी फ्लूइड रहती है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में रहती है। ऑल्सो नोन एज फुल फ्लूइड डाइट्स, दीज इंक्लूड फूड्स विच आर फ्री फ्रॉम फाइबर एंड आर न्यूट्रिशनली एडिक्वेट। और जो फुल फ्लूइड डाइट है, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, फ्री फ्रॉम फाइबर, यानी कि ऐसी डाइट जिसके अंदर फाइबर कंटेंट ही नहीं हो, जैसे कि छना हुआ जो जूस होता है, वो किस में आ जाएगा, आपके फुल फ्लूइड डाइट में आ जाएगा, जो कि न्यूट्रिशनली एडिक्वेट भी होता है। The advantage is that the nutrients are easily absorbed if the gastrointestinal tract is functioning normally। और अगर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन नॉर्मली कर रहा है, तो ये जो डाइट होती है इससे जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब इजीली हो जाएंगे। यानी कि हम जो डाइट लेते हैं या हम जो खाना खाते हैं वो क्यों लेते हैं, ताकि उसमें प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर के अपना अपना फंक्शन करे और हमारी बॉडी की न्यूट्रिएंट की जो नीड है उसको पूरा करे। तो इसीलिए इस डाइट का एडवांटेज क्या है कि इसके जो न्यूट्रिएंट है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। इसलिए हमारा जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसको बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सच ए डाइट इज एडवाइज्ड फॉर पर्सन हु आर अनेबल टू चू और स्वेलो नॉर्मली। और जो लिक्विड डाइट है वो कैसे पेशेंट को एडवाइस की जाती है, ऐसे पेशेंट को एडवाइस की जाती है जो कि चबा नहीं सकते हैं और जो स्वेलो नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट को क्या दी जाती है, लिक्विड डाइट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, सूप, मिल्क, बटर मिल्क, मिल्क शेक एट्सेट्रा। ए वेरिएशन ऑफ दिस इज ऑल्सो क्लियर लिक्विड डाइट विच इज़ इवन मोर थिन इन कंसिस्टेंसी। और अगर हम बात करें क्लियर लिक्विड डाइट की, तो क्लियर लिक्विड डाइट के जो कंसिस्टेंसी होती है वो और ज़्यादा पतली होती है और ज़्यादा थिन होती है। जैसे कि क्लियर सूप और जूसेज विदाउट पल्प, वेरी लाइट टी,
ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके क्लियर लिक्विड डाइट के अंदर आ जाएंगे। क्लियर लिक्विड डाइट जो है वो किसको प्रेस्क्राइब की जाती है, जस्ट आफ्टर सर्जरी। यानी कि जो लिक्विड डाइट है वो तो जो स्वेलो नहीं कर पा रहे हैं उनको दी जाती है, लेकिन जो क्लियर लिक्विड डाइट है वो किसको प्रेस्क्राइब की जाती है, आफ्टर जस्ट आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के तुरंत बाद जो डाइट दी जाती है वो क्लियर लिक्विड डाइट दी जाती है। यानी कि जो जूसेस और जो सूप दिया जाता है वो विदाउट पल्प दिया जाता है, यानी कि छान करके दिया जाता है, और वेरी लाइट टी जो है वो दी जा सकती है। However, the limitation is that it is not easy to meet the nutritional requirement of the person completely. और इसकी लिमिटेशन क्या है, यानी कि जो ये लिक्विड डाइट दी जाती है इसकी लिमिटेशन ये है कि जो पेशेंट की कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, वो इससे पूरी नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए पेशेंट की जो पूरी की पूरी ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है वो इससे फुलफिल नहीं होती है। नेक्स्ट आता है सॉफ्ट डाइट। जो सॉफ्ट डाइट होती है वो क्या करती है, सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड सेमी सॉलिड फूड दैट आर लाइटली सीजनड, डू नॉट कंटेन मच फाइबर्स और गैस फॉर्मिंग फूड। जो सॉफ्ट डाइट होती है वो सेमी सॉलिड फूड होता है, यानी कि ना ही तो वो लिक्विड होता है और ना ही वो सॉलिड होता है, बीच वाला होता है। सेमी सॉलिड फूड होता है जो कि जिसके अंदर ज़्यादा फाइबर कंटेंट नहीं होता है और गैस फॉर्मिंग फूड नहीं होता है। सच डाइट्स आर इजी टू च्यू एंड डाइजेस्ट। और ऐसी जो डाइट होती है उनको इजीली चबाया जा सकता है और इजीली डाइजेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ फूड इंक्लूड इन सॉफ्ट डाइट आर खिचड़ी, सागो खीर एट्सेट्रा। यानी कि जैसे कभी कभार जैसे हमें निगलने में या हमें पचाने में जैसे पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है खिचड़ी खाओ, क्योंकि खिचड़ी जो है वो इजीली डाइजेस्टिबल है। तो खिचड़ी क्या है, हमारा सेमी सॉलिड फूड में आ जाता है। फूड्स इंक्लूडेड शुड बी मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इनडाइजेशन, एबनॉर्मल डिस्टेंशन, नोजिया, क्रैम्पिंग और एनी अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। और जो सेमी सॉलिड फूड है वो कब दिया जाता है, वो दिया जाता है जब इनडाइजेशन की रिस्क हो, या एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो, यानी कि पेट में किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो, नोजिया हो रहा हो, क्रैम्पिंग हो रही हो, या भी किसी भी तरह की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, तब जो डाइट दी जाती है वो सॉफ्ट डाइट दी जाती है। नेक्स्ट आता है दे आर सर्टेन मॉडिफिकेशन वी मेक इवन द नॉर्मल एडल्ट इन द ओल्डर एज ग्रुप। यहाँ पर जो ओल्डर एज ग्रुप है उसमें भी कुछ जो मॉडिफिकेशन है वो नॉर्मल एडल्ट की जो डाइट होती है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं ओल्डर एज ग्रुप वालों के लिए। देयर इज कॉल्ड मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट। यानी कि मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट क्या होती है, जो नॉर्मल जो एडल्ट जो डाइट लेते हैं उसमें जो ओल्ड एज लोगों के लिए जो मॉडिफिकेशन किया जाता है उसको हम मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट कहते हैं। और ये जो मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट होती है इसमें क्या इंक्लूड होता है, सॉफ्ट मेस्ड एंड प्यूरिड फूड फॉर द एल्डरली विद प्रॉब्लम्स इन चूइंग। यानी कि ऐसा खाना जो सॉफ्ट होता है, मेस्ड होता है, प्यूरिड फूड होता है, जो कि एल्डरली पर्सन इजीली चबा सके, उसको चबाने में प्रॉब्लम नहीं हो। ए सॉफ्ट डाइट ऑन द अदर हैंड इज़ ए थेरापेटिक मॉडिफिकेशन। सॉफ्ट डाइट भी एक तरह का क्या है, थेरापेटिक मॉडिफिकेशन है। इट इज़ सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी में सॉफ्ट होता है, एंड इंक्लूड ओनली सिंपल इजीली डाइजेस्टिबल फूड। और ये सिंपल होता है, इजीली डाइजेस्टिबल होता है, विद नो हार्श फाइबर, क्योंकि जो सॉफ्ट डाइट होती है उसके अंदर फाइबर कंटेंट कम होता है। हाई फैट और स्पाइसी फूड, यानी कि ये हाई फैट भी नहीं होता है, इसमें स्पाइसेस भी नहीं होते हैं, इसलिए इसका डाइजेशन इजीली हो जाता है। इसीलिए जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी डाइट जो है वो नॉर्मल जो हम एडल्ट लोग हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट होती है। यानी कि उनकी जो घरों में तुमने देखा होगा कि जो बुजुर्ग दादाजी दादी जी होते हैं उनकी डाइट में क्या होता है कि उनको एक तो सॉफ्ट खाना दिया जाता है जैसे दलिया, खिचड़ी, इस तरह की। दूसरा, उसमें मिर्च मसाले कम रखे जाते हैं और उसमें फैट कंटेंट भी कम होता है, ताकि जो वो ओल्ड एज वाले पीपल है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। उनको जो हाई फाइबर और हाई जो फ्राइड फूड है वो पचाने में प्रॉब्लम होती है, उनको चबाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनकी डाइट जो है वो इस तरह की रखी जाती है। सच डाइट्स आर गिवन व्हेन रेस्ट टू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिकमेंडेड। और ये डाइट कब दी जाती है, जब हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट पे रखना होता है, तब ऐसी डाइट दी जाती है। यानी कि हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है अगर उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए सॉफ्ट डाइट और जो लिक्विड डाइट है वो प्रेस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट
जो फीडिंग रूट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल से जुड़ना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।